नमस्कार दोस्तों। रोमांस स्टोरीज में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बाहों में नन्हे बच्चे को थामे हुए मैंने अपनी अनुबंध पत्नी से बात की। अब समय आ गया है। तलाक के बाद हम क्या करेंगे? वह बस मुस्कुराई। तलाक? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरी गोद में पकड़े बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन पहले हमारी बेटी से पूछ लो कि क्या वो सहमत है। क्या सच में तुम अपनी बेटी को बिना पिता के बड़ा होने देना चाहते हो? ये स्पष्ट रूप से उसकी मौसी की बेटी थी। फिर भी डीएनए के नतीजे मेरी तरफ देख रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो मेरी असली बेटी है। मैं पूरी तरह हक्का बक्का था। आखिर ये क्या हो रहा है? वो अचानक मेरी बेटी कैसे बन गई? मैं लगभग 2 साल की एक लड़की को गोद में लिया था जिसका नाम समर था। उसे मेरी अरबपति पत्नी सराफिना की माँ के बहन की बेटी मानता था। क्या कोई मेरी इस परेशानी को समझ पा रहा है? हमारी 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट शादी खत्म होने वाली थी। मुझे अपना पैसा मिलना था, दूर भागना था और अपनी आज़ादी वापस पानी थी। मैं उस औरत को देख रहा था जो सोफे पर बैठी थी और देख रही थी। बेहद स्टाइलिश। मैंने अपनी आवाज़ साफ की। कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने पहले ख़त्म हो गया था। हम कब तलाक ले रहे हैं, इसे खींचना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। साराफिना ने अपनी टैबलेट नीचे रखी। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो मेरे सिर की त्वचा पर सिहरन ला रही थी। वो उठी और मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चप्पलों की ठक ठक की आवाज़ मेरे दिल पर कदमों की तरह गूंज रही थी। अब हम तलाक नहीं ले रहे। वो मेरे पास आई। उसकी आवाज़ नरम थी, लेकिन उसमें ऐसा हुक्म था जिसे कोई झुका नहीं सकता था। तुम इस शादी से तलाक नहीं ले पाओगे बाकी जिंदगी के लिए। मैं बहुत आनी। ये औरत अब क्या खेल खेल रही है? वो आगे बढ़ी और समर के फुलाए हुए गाल पर हाथ फेरा। उसका लहजा मजाकिया था। वो लगभग 2 साल की है। क्या तुम्हारे दिल में वाकई इतनी जगह नहीं कि उसे बाप के बिना छोड़ सको? मैं झल्लाहट में हंस पड़ने वाला था। वो तुम्हारी मौसी की बेटी है। उसका असली बाप कोई ऐसा लड़का है जो भाग गया। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो झुकी, बच्चे को धीरे से अपने हाथों में लेकर मनाने लगी। समर, उसे पापा कहो। पापा को एक चुम्बन दो और उससे कहो, डैडी प्लीज़ मम्मी से तलाक मत लेना। ठीक है। मेरी बाहों में समर ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें जैसे काले अंगूर की तरह पलकें झपकाईं। साफ दिख रहा था कि वो इसे एक नया खेल समझ रही थी। उसने एक छोटी सी मीठी आवाज़ में चहकते हुए कहा, डैडी, डैडी। फिर माँ। उसने मेरे गाल पर एक गीली लार वाली चुम्बन छोड़ी। फिर साराफिना की आवाज़ की नकल करते हुए उसने हकलाते हुए कहा, डैडी तलाक मत लेना। ठीक है यार, मानना पड़ेगा मेरा दिल तुरंत ही घेर लिया गया। मैं उस क्यूटनेस से लगभग पिघल ही गया। पिछले 2 सालों से डायपर बदलने से लेकर खिलाने पीने से लेकर हर काम में मैं एक पूरा घर संभालने वाला पापा था, सबसे ज़्यादा समर्पित। इस बच्चे की हर छोटी छोटी हरकत का मुझ पर कब्जा था। लेकिन मैंने उस नरम दिल को दबाने की कोशिश की। मैं बहक नहीं सकता था। ये मामला सिद्धांत का था। मैंने सख्त लहजे में सराफिना से कहा, ये नाटक बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं है। वो मुझे डैडी कहती है, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि वो मेरी जैविक बच्ची नहीं है। हमारी शादी शुरू से ही एक सौदा थी। इसका अंत होने का वक्त आ गया है। मैंने मजबूती से कहा, आखिरी रिश्ता भी तोड़ने की कोशिश करते हुए। भावनाओं की डोर। मेरी हैरानी की बात है कि साराफिना के चेहरे पर मुस्कान और भी दमक उठी, जैसे कोई सेहरन भर देने वाला पागलपन हो। वह मेरे कान के पास झुकी। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ते ही मेरी त्वचा पर ठंडक दौड़ गई। उसने हर शब्द धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज़ शैतान की फुसफुसाहट जैसी हल्की थी। इसने कहा, तुम्हारी वो जैविक बेटी नहीं है? मैंने उसे खुद 9 महीने अपने पेट में रखा है। उसका जैविक पिता तुम ही हो, ट्रिस्टन। मेरा दिमाग तुरंत खाली हो गया, जैसे कहीं बिजली गिर गई हो। मैं उसे घूरता रहा। ये मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। साराफिना सीधे खड़ी हो गई। मेरी हैरान हुई शक्ल को देखकर एक अजीब सी खुशी से मुस्कुरा रही थी। मेरी प्रतिक्रिया से जैसे वह संतुष्ट हो गई हो। उसने अपनी मुस्कान वापस ले ली और उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो गया। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अगर बच्चा तुम्हारा निकला तो ज़िंदगी भर तलाक का नाम भी मत लेना। और अगर बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसने रुककर उसकी आंखें ठंडे बर्फ जैसी हो गईं। मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगी। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हटूंगी। उसकी पूरी बात, उसकी पक्की बातों और ऐसे बर्ताव ने, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो, मेरा हौसला तोड़ दिया। मैं बेताबी से अपनी यादों को तौलने लगा। लेकिन पिछले 3 सालों में हम दोनों पूरी तरह साफ सुथरे थे। हमने गंभीरता से ज्यादा हाथ भी नहीं मिलाया था। ये कैसे हो सकता था? पर उसकी निश्चित नज़रों को देखकर और अपनी चाहत की आज़ादी के लिए मैं बस दांतों को कसकर चिपक गया। ठीक है, जो भी हो, जो कहा वो माना। साराफिना ड्राइव कर रही थी और मैं पीछे बैठा बच्चा पकड़े था। उसने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। सब कुछ मेरे काबू में है। कंट्रोल। उसके होठों पर एक ताना भरा मुस्कान। ट्रिस्टन, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। एक बार जब नतीजे आ जाएंगे तो पछताने का मौका नहीं मिलेगा। उसने रुकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में नकली दया झलक रही थी। हमारी बेचारी समर इतनी छोटी सी और पहले ही अपने पिता के द्वारा यह साबित करने के लिए खींच लाई गई कि वो उसी की है। मेरा खून सीना में उबलने लगा और मैं लगभग बेहोश हो गया। इस औरत की जुबान सच में बहुत जहरीली थी। हम टेस्टिंग सेंटर पहुंचे। नाक में तेज सैनिटाइजर की गंध घुसी। तभी एक नर्स
सफ़ेद लैब कोट वाला दिखा। समर तुरंत मेरे बाहों में घबराई। उसके नन्हे हाथ मेरी कॉलर को कसकर पकड़ लिए। पूरा शरीर सिकुड़ गया। पापा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, दर्द होता है। वो रोती हुई आवाज़ मेरे दिल पर छोटे छोटे हथौड़े की तरह लगी। मैं तुरंत उसे और कसकर गले लगा लिया। अपना चेहरा उसके मुलायम बालों से लगा दिया। कोई बात नहीं, समर सबसे बहादुर लड़की है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। किसी तरह का दर्द नहीं होगा। बस आंखें बंद करो, पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। जब तुम खोलोगी हम घर पहुंच चुके होंगे, मैंने कहा। कुछ भी जो भी दिमाग में आया बेतरतीब बातें करता रहा। अगर गर्मी ज़ोरदार होगी तो पापा घर लौटकर तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी पुडिंग बनाएंगे। ठीक है। छोटी लड़की मेरी बाहों में सूं सूं करती रही और आखिरकार लड़खड़ाना बंद कर दिया। साराफिना इस नज़ारे को देखकर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमक रही थी। फिर उसने वह मुस्कान गहरे दर्द की एक झलक में बदल दी और नर्स से बोली, नर्स कृपया जितना हो सके उतना नरम रहिए, मेरी बेटी दर्द से बहुत डरती है। अरे यार, ऑस्कर उसे एक स्वर्ण प्रतिमा देना चाहिए। जिस तरह उसने अभिनय किया वह ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को ये बता रही हो कि मैं कोई बेफिक्र बदमाश हूँ। जब सुई मेरी बेटी की नाजुक त्वचा में घुसी, समर ने एक तेज चिल्लाहट निकाली। उसकी रोने की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे सुई सीधे मेरे दिल में घुस गई हो। मैंने उसे अनाड़ी तरीके से पकड़ा, उसे शांत करने की कोशिश की और पहली बार मैंने अपनी ही शक पर नफरत महसूस की। जब सब खत्म हुआ तो मैंने अपनी प्यारी सोती हुई बेटी को उठाया। मेरा पूरा शरीर जकड़ गया था। मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अपनी आखिरी बची हुई गरिमा बनाए रखते हुए मैंने सरफिना से बात की। 3 दिन में मैं खुद आकर नतीजे लेने वाला हूँ। उम्मीद है तुम अपनी बात निभाओगी। ये मेरी आखिरी जंग थी। मैं बिल्कुल भी किसी ऐसी औरत के सामने कमजोरी नहीं दिखा सकता था जो मुझे अपनी मनमानी से खेल रही थी। सराफिना ने मेरी तन टेंस हुई शक्ल को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ 2 शब्द कहे, मैं इंतजार करूंगी। उसका वो बेपरवाह अंदाज, जैसे कि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ, मेरे पेट में बैठी उस अजीब सी बेचैनी को और बढ़ा देता था। घर जाते हुए मैं बेताबी से हर एक बातचीत जो हमारे बीच पिछले 3 सालों में हुई, बार बार याद कर रहा था। लेकिन मेरी यादों में खालीपन के अलावा बस और खालीपन था। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके बनाए हुए जाल में फंस गया हूँ। रिजल्ट का इंतजार करते हुए पहले दिन मैं सोफे पर बैठ गया, पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। टीवी ऑन किया लेकिन तस्वीरें धुंधली सी लग रही थीं। फ़ोन खोला, गेम के आइकन पर टैप किया और तुरंत ही बंद कर दिया। फिर से बस एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। सराफिना की आवाज़, जैविक पिता तुम हो। पहली बार मैंने उस विला को गंभीरता से देखा जहां मैं 3 साल से रह रहा था। वहां ठंडक थी और कोई जान नहीं थी। फिर भी सराफिना और मेरे रिश्ते में इतनी ठंडक नहीं लगती थी। जैसे कि उसे ये आदत थी कि जो खाना उसे पसंद आता वो सीधे मेरे कटोरे में डाल देती। और जैसे कि ऑफिस की लाइट्स बंद करने की जिम्मेदारी हमेशा मेरी होती थी, वो अक्सर भूल जाती थी। अरे होती है। मैं परेशान होकर अपना फ़ोन उठाता हूँ और अपने सबसे अच्छे दोस्त सेबेस्टियन को कॉल करता हूँ। यार, शायद मेरा तलाक तो नहीं होगा। समर वो सच में मेरी हो सकती है। दूसरी तरफ 3 सेकंड की खामोशी, फिर जोरदार हंसी का फव्वारा निकलता है। क्रिस्टन, तुम्हारे परिवार की जमीन कहाँ दफन है जो तुम्हारे जैसे लकी बांस उगाए? अरबपति हो और 3 ट्रिलियन की संपत्ति के मालिक, खुद ही सब कुछ देने को तैयार हो और जैविक भी। बेटी तो बोनस के तौर पे मिली। पिछले जन्म में तुमने कौन सा ग्रह बचाया था बच्चे? मेरे माथे की नसें फड़कने लगी। क्या तुम एक बार भी इंसान की तरह बात कर सकते हो? मैं इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। तलाक की बात भूल जाओ। जल्दी से उस अरबपति महिला का पैर पकड़ो और मत छोड़ो। उससे कहो कि अगला बेटा पैदा करे ताकि वह साम्राज्य का वारिस बन सके। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता था। मैंने तुरंत फोन कर दिया। उस बेवकूफ से बात करने का कोई मतलब नहीं था, जिसका दिमाग बिल्कुल खाली था, सिर्फ डॉलर के निशानों से बना हुआ था। लेकिन उसके शब्द एक कांटे की तरह थे, जो मुझे सबकी नज़रों में और भी ज्यादा असहज महसूस करवा रहे थे। क्या मैं वाकई सिर्फ एक पैसे की भूखी नाकाम इंसान थी? फिर मैंने सोचा, किसको धोखा दे रही हूं मैं? वह सही था। क्या मैंने ये समझौता शादी पैसे के लिए ही नहीं की थी? दूसरे दिन मेरे पास अभी कोई काम नहीं था। विला खाली था। साराफिना काम पर गई हुई थी और ननी समर को उसके प्रोफेशनल प्री स्कूल क्लासेस में लेकर गई थी। जैसे कोई बला सवार हो, मैं साराफिना के ड्रेसिंग रूम में भटक गई। हवा में धीमे से उसकी खास खुशबू महसूस हो रही थी। तब मुझे बहुत सी बातें याद आने लगी। याद आया जब वो नहाने के बाद सिर्फ तौलिए में लिपटी मेरे सामने चलती थी, अभी भी भीग चुकी। हर बार मैं चेहरे को लाल करके मुंह फेर लेता, चुपचाप उससे कहता कि इतनी बेइज्जती क्यों करती है। याद आया जब वो सोफे पर काम करते करते मेरी कंधे से सिर टिकाकर सो गई थी। मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन मैंने एक इंच भी नहीं हिलाया जब तक वो खुद नहीं जाग गई। ये सारी बातें, जिन्हें मैंने जानबूझकर नजरअंदाज किया था, अब मेरे सामने बार बार चल रही थी। दिमाग ऐसा जैसे स्लो मोशन फिल्म में हो। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 2 सालों से मैं ही था जिसने समर के डायपर बदले, मैं ही था जिसने उसे खाना खिलाया और मैं ही था जिसने उसे चलना सिखाया।
जब उसने पहली बार अपनी मुंह खोला और बोला तो उसने मुझे डैडी कहा। उस वक्त मैं सच में उसे सही करने की कोशिश करता था, कहता था कि मुझे अंकल कहो। लेकिन जब भी वो मुझे देखती, अपनी नन्ही बाहें फैलाकर चिल्लाती, डैडी मुझे पकड़ो। और अगर मैंने कभी एक बार भी मन किया होता तो मुझे अचानक एक डरावना सच समझ आया। अगर डीएनए नतीजे दिखा रहे थे कि वो मेरी नहीं है, तो शायद मैं साफ दिल से साराफिना को छोड़ सकता था। लेकिन अगर वो सच में मेरी बेटी थी तो मैं समर को कैसे छोड़ सकता था। इन 3 दिनों में साराफिना पूरी तरह से शांत रही। वो समय पर काम पर जाती और घर आकर हमारी बेटी के साथ खेलती जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। वो जितना ऐसे बर्ताव करती, मैं उतना ही असहज महसूस करता। मैंने जानबूझकर उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब वो घर आती तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाता। मुझे डर लगता था कि अगर मैं उसे एक बार और देख लूं तो मेरी मानसिक स्थिति, मैंने जो 3 सालों में बनाया था, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। मैं खुद को बार बार समझाता रहा कि यह सब एक बहाना है, कि उसे बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके परिवार के शादी के दबाव से निपट सके। वो ऐसा सिर्फ मुझे यहीं फंसा कर रखने के लिए कर रही है। तीसरे दिन की शाम को मैं खिड़की के पास खड़ा था, अंधेरे आंगन को निहारते हुए बार बार एक ही सवाल अपने आप से पूछ रहा था, कल नतीजे आएंगे? क्या आज़ादी की कीमत उस छोटी सी लड़की को खोना है जो मुझे डैडी कहती है? क्या ये आज़ादी हासिल करना है, या मैं पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ? ना को साथ आने नहीं दिया। मेरी हथेलियां पसीने से ऐसी भीगी हुई थीं कि स्टीयरिंग व्हील फिसला रहा था और टेस्टिंग सेंटर तक का रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। जब आखिरकार वो पतला लिफाफा मेरे हाथ में आया तो ऐसा लगा जैसे उस पर हजारों किलो का बोझ हो। मैं वहीं उसे खोल नहीं पाया। डर था कहीं वहीं गिर न जाऊं। मैं जल्दी से कार की तरफ भागा और लिफाफा फाड़ दिया। लिफाफा खोला। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने उस भारी भरकम तकनीकी भाषा और मेडिकल टर्म्स को नज़रअंदाज कर दिया। मैं समझना नहीं चाहता था। मेरी नज़रें सिर्फ नतीजे की आखिरी लाइन पर टिकी थी। डीएनए टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि ट्रिस्टन समर का जैविक पिता है। पिता होने की संभावना 99.99% है। दुनिया अचानक बिल्कुल खामोश हो गई, सिवाय मेरी अपनी धड़कन की तेज आवाज के। मेरी आखिरी उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी। गायब हो गया। मैं कार में लंबे समय तक बैठा रहा, दिमाग बिल्कुल खाली था, और जब मैं होश में आया तो आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। मैं विला के गेट्स तक चला गया और वहीं उस कागज़ के साथ 5 घंटे बैठा रहा, जब तक मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं हो गई और स्क्रीन बुझ गई। जब अंत में मैंने दरवाज़ा खोला तो लिविंग रूम की लाइटें जल रही थीं। सरीफिना रेशमी चोगे में सोफे पर बैठी थी, उसके पैर आराम से क्रॉस किए हुए थे। उसे मुझे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। वह मुस्कुराई भी, एक पूरी तरह से समझ और पूरी पकड़। मैंने उस पतले लेकिन बेतहाशा भारी कागज़ के टुकड़े को कॉफ़ी टेबल पर ज़ोर से पटक दिया। ये आखिर क्या मतलब है? मेरी आवाज़ बिल्कुल मेरी लग ही नहीं रही थी। साराफिना ने रेड वाइन का एक गिलास उठाया और धीरे से घुमाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम देख रहे हो। बधाई हो पति। उसकी बेपरवाह शक्ल देखकर गुस्से की लहर मेरे दिमाग में दौड़ गई। मैंने आखिरी उम्मीद के सहारे सबसे बेवकूफ़ाना कोशिश की जो मैं कर सकता था। शायद शायद आपको भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। क्या ये किसी इंसान के मुंह से निकली बात हो सकती है? मुझे हैरानी हुई जब सराफीना ने एक मधुर हंसी हंसी, जिसमें मेरे आईक्यू पर तरस और उपहास दोनों झलक रहे थे। उसने अपना गिलास नीचे रखा और आराम से उसके सोफे के कुशन के पीछे से एक वैसा ही लिफाफा निकाला। मुझे पता था कि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैंने भी अपना टेस्ट उसी समय करवा लिया। लिफाफा खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। सफ़ेद कागज़ पर गाढ़ी काली स्याही से साफ साफ लिखा था। परिणाम इस बात को साबित करते हैं कि साराफिना समर की जैविक माँ है। एक बड़ा झटका। हर एक खुशकिस्मती का मौका धूल में मिल गया। मैं पूरी तरह टूट गया और उस पर चिल्लाया, यह असंभव है। हम तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। कब? कैसे? मेरी याददाश्त में तो हम दो अलग अलग कंबलों के नीचे ही सोए थे। वो धीरे धीरे उठी और मेरी तरफ आई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने अपना सिर झुकाकर मेरी गाल पर धीरे से चुम्बन दिया। उस गर्माहट ने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं बर्फ के गड्ढे में गिर रहा हूँ। उसकी सांस मेरे कान के पास हवा चली। इतना मत सोचो हबी, जाओ अच्छी नींद लो। शायद कल सुबह उठो तो सब याद आ जाएगा। इसके साथ वह हंसी और मुझे बेडरूम में धकेल दिया। पीछे का दरवाज़ा एक पक्के क्लिक के साथ बंद हो गया। ताला लग गया। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था, जैसे जम गया हूँ। मैंने उस बेडरूम की तरफ देखा जहां मैं 3 साल से सो रहा था। अचानक वो जगह डरावनी और अजीब लगने लगी। बाईं दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। साराफिना ने कभी कहा था कि इससे कमरा और बड़ा लगता है। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, बिस्तर पर लेटा था। मेरा दिमाग जैसे उलझे हुए धागों का गुच्छा। मेरी जैविक बेटी, मैंने ये कब किया था? ये मेरी यादें थी। सवाल लहरों की तरह उमड़ रहे थे, मेरे सिर के अंदर की उलझन और बढ़ा रहे थे। मैं गुस्से में अपने बाल पकड़ रहा था। लग रहा था जैसे मैं टूटने के कगार पे हूँ। मेरी नज़र नाइट स्टैंड पर गई। वहाँ एक गिलास गर्म दूध रखा था, जिससे हल्की भाप उठ रही थी। फिर से दूध।
साराफिना कहती थी कि उसे सोने से पहले दूध पीने की आदत है ताकि उसे नींद आए। पिछले 3 सालों से नानी हर रात मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध लाती थी। रात को बिना किसी चूक के मैं इसकी आदत डाल चुका था। अभी तो बस तुरंत ही सो जाना चाहता। भागने की कोशिश शर्म की बात है, लेकिन काम करती है। मैंने ग्लास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। उस तापमान और मिठास की आदत सी हो गई थी जो मुझे उल्टी जैसा महसूस करा रही थी। मैंने ग्लास नीचे रखा, लेट गया और आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ तो गलत था। अचानक एक बहुत तेज नींद की लहर आई, जैसे सुनामी हो जिसने मेरा पूरा शरीर डुबो दिया। मेरी पलकें शीशे के भारी वजन जैसी लग रही थीं और मेरा दिमाग प्रोसेसिंग स्पीड एकदम से 5,000 से शून्य पर आ गई। मैं उठने की कोशिश किया, समझने की जद्दोजहद की कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल नरम थे, जैसे कीचड़ की तरह सुनने से इनकार कर रहे थे। और फिर मैं गहरी नींद में डूब गया। सिर्फ एक ही ख्याल था मने, उस दूध में कुछ था, है ना। अचानक मेरी यादें ऐसे चलने लगीं जैसे कोई फिल्म हो जिसे मैंने कभी उस एंगल से देखा ही नहीं था। शुरू हुआ था 22 साल की उम्र से, जब मैं ग्रेजुएशन गाउन पहने था, हंस रहा था और अपनी टोपी हवा में उछाल रहा था। उस वक्त मैं मुझे भविष्य को लेकर ढेर सारी गलतफहमियां थीं, लेकिन हकीकत ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मेरी पहली इंटर्नशिप बहुत ही मुश्किल भरी थी। मुश्किल से सर्टिफिकेट लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गया। उसके बाद जो भी रिज्यूमे मैं भेजता, वे सब खामोशी के अंधेरे में खो जाते। जब कभी कभार इंटरव्यू मिलता भी, तो एचआर वाले मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अधब का सब्जी का टुकड़ा हूँ। मैंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था, जहाँ ये सोचने में घंटों लग जाते कि क्या मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स में सॉसेस डाल सकूंगा या नहीं। जैसे ही मैं अपनी पूरी मौजूदगी पर शक कर रहा था और अपने घर जाने के लिए बैग पैक करने को तैयार था, सराफिना सामने आ गई। वो एक लाल स्पोर्ट्स कार लेकर आई, जिसका ब्रांड मैं पहचान भी नहीं पाया। मेरे सामने रुकी और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं वहाँ घबरा कर खड़ा था, सोच रहा था कि इतनी अच्छी बात सच नहीं हो सकती। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उसने समझाया। मुझे अपने परिवार की शादी के दबाव से निपटना है। ओह, तो मैं एक बॉडी डबल हूँ। उपन्यास। मुझे उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। वजह बहुत सही लग रही थी इनकार करने के लिए। बात ये नहीं थी कि वो मुझसे प्यार करती थी, उसे बस मेरा वो चेहरा पसंद था। इससे एक तरह की सुरक्षा का एहसास होता था, बहुत ज़्यादा सुरक्षा। मेरे दिल की वो थोड़ी सी बेचैनी तुरंत गायब हो गई। जब तक पैसे थे सब कुछ ठीक हो सकता था। इसलिए मैंने कागज़ पर साइन कर दिए, शादी का सर्टिफिकेट लिया और शादी का समारोह एक बड़े कॉमर्शियल इवेंट जैसा था। पूरी शादी के दौरान मैं एक बेदिमाग औजार की तरह था, क्यों के लिए मुस्कुराता रहा। जिस दिन हमारे परिवार मिले, मेरे हाथ पूरी तरह पसीने से भीगे थे। नर्वस होकर उसे डर था कि उसके माता पिता कुछ ऐसा कहेंगे, ये लो $5 लाख, इसे ले जाओ और कहीं दूर चले जाओ। लेकिन इसके बजाय उसके माता पिता और वह एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए जैसे असली भाई बहन हो। लाइन डांसिंग से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट्स तक, बुजुर्गों के लिए यूनिवर्सिटीज से लेकर साइकिलिंग ग्रुप बनाने तक, विंग फैमिली। कहानी पूरी तरह से उल्टी थी। शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इस ठंडी विशाल विला में रहने लगा। पोते पोतियों का विषय आधिकारिक तौर पर जुड़ गया। हमारे चारों माता पिता का रोज का रूटीन। छोटे ट्रिस्टन, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। बच्चे के दौड़ते फिरते बिना तो ये घर खाली खाली सा लगता है। साराफिना, जल्दी करो और एक बच्चा कर लो। हम चारों बोर हो गए हैं, कुछ करने को नहीं है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं बच्चे की देखभाल में। उस वक्त मैं बस यही सोचता था कि दुनिया के सारे माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। मैंने कभी गहराई से नहीं सोचा। अचानक सपने का नजरिया बदल गया। मैंने खुद को बिस्तर पे लेटा हुआ देखा, बेचैनी से पलटता फिरता हुआ। सुबह उठते वक्त मेरी पीठ दर्द करती थी और मेरा कमजोर घुटने। बस यही सोचा था कि मैं अमीरों के बिस्तर की आदत नहीं डाल पाया हूँ, एक देहाती लड़का जो शहर की शानो शौकत में ढल नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने देखा, पूरी रात जब मैं आराम से सो रहा था, मेरी दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। जो अंदर आई वो सराफिना थी। वो सुबह तक नहीं जाएगी। फिर भी उसने धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के निकलना चुना। जाने से पहले उसने मेरे होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। ऐसी बातें मेरी आंखों के सामने कई बार हुईं, गिनती से ज्यादा। मेरी पीठ का दर्द उससे बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। गद्दा। फिर सीन कट हुआ और जल्दी से शादी के 4 महीने बाद की बात आई। सराफिना ने अचानक कहा कि उसे काम के लिए विदेश जाना पड़ेगा, वो भी 10 महीने से ज़्यादा के लिए। उस वक्त मैं बस ये सोच रहा था कि जब वो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी कितनी आरामदायक होगी। मैं बड़ी हंसी के साथ उसे विदा किया और कहा कि चिंता मत कर। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं कितना बेवकूफ़ था। वो सच में ट्रिप पर नहीं जा रही थी, वो मेरा बच्चा पैदा करने जा रही थी। उसके जाने के बाद के वो 10 महीने बयां करने लायक नहीं, बस कमाल के थे। मेरी महीने की $6,000 की सैलरी, मेरी कार में सब कुछ टाइम पर ट्रांसफ़र हो जाता था। मैं हर जगह घूमता, सेबेस्टियन और दोस्तों के सामने धमाकेदार खाना खाता और घमंड करता रहता। मैं उनकी आइडल था। देखो, यही तो इंसानी ज़िंदगी की सबसे ऊंची चोटी है। मैं हर कॉलेज ग्रेजुएट के लिए परफेक्ट करियर गाइड हूँ। मैं एक लग्जरी विला में रहता हूँ और एयर से मुना हुआ सी फूड खाता हूँ। मेरे पास लग्जरी कारें थीं, कॉल गर्ल थी और नानी भी जो मेरा कपड़ा धोती और खाना बनाती। मेरा रोज का काम बस आराम करना था। उस वक्त मुझे ये स्वर्ग जैसा लगता था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं, फिर से सब कुछ बदल गया।
साराफिना वापस आई और उसने एक छोटा सा बच्चा लाई, लगभग 2-3 महीने का समर। उसने कहा कि वह नर्सों पर भरोसा नहीं करती थी बच्चे की देखभाल के लिए। तो मेरी जिम्मेदारी बन गई फुल टाइम घर पे रहने वाले पापा की। हर 3 दिन में डायपर बदलना, रात के बीच में दूध बनाना। मैं इतना थक जाता था कि जैसे ही मेरा सिर तकिए से टकराता मैं बेहोश हो जाता। जब मैं अगले सुबह उठता तो मेरी पीठ में दर्द और घुटनों की कमज़ोरी पहले से भी ज़्यादा हो चुकी होती। मैं हमेशा मैंने सोचा था कि बस बच्चे की देखभाल की थकान होगी, लेकिन मेरे सपने की भगवान की नज़र से सच साफ दिख रहा था। हर रात सराफिना चुपके से मेरे कमरे में आ रही थी। स्क्रीन तब चली गई जब समर अभी बोलना सीख रही थी। मुझे याद आया कि मैंने उस वक्त सख्ती से सराफिना की बातों को सुधारा था। ये गलत है, उसे तुम्हें एनी ही कहना चाहिए। उस वक्त सराफिना ने मुझसे चिढ़कर देखा था। तुम इतनी दखल क्यों दे रही हो? मेरी बहन ही उसे पाल रही है। उसके लिए मुझे मम्मी कहना पूरी तरह से सही था। तब वो तर्क थोड़े अजीब लग रहे थे। अब पीछे मुड़कर देखूं तो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बिल्कुल गुस्सा नहीं थी। वो बस सच बता रही थी। हाँ, वो जैविक माँ थी। मैं आखिर क्या ठीक करने की कोशिश कर रही थी? आखिरी सीन में हम एक फैमिली आउटिंग पर गए थे। उसने जिद की थी कि हम तीनों मैचिंग कपड़े पहने। अब सोचता हूँ तो वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, वो एक रिहर्सल था। उसने आधा खाया हुआ टुकड़ा तक चबाया था। उसने अपने मुंह से कैंडी लेकर मेरे मुंह में डाल दी। मैंने खा ली और वो नाखुश होने का नाटक करने लगी। उस वक्त मुझे लगा कि ये औरत बस खुश करना मुश्किल है। असल में ये सब एक जाल था जो उसने खुद बनाया था। धीरे धीरे उसने मुझे 3 लोगों के परिवार की जिंदगी में ढाल दिया। मैं वो मेंढक था जिसे 3 साल तक गुनगुने पानी में उबाला गया हो। सपना यही खत्म हो गया। मैं जोर से जाग गया, ठंडी पसीने में भीगा हुआ, किताबों की अलमारियां और एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जो पूरी दीवार घेर रही थी। तभी मेरे पास रखे कवर हिले और एक सिर बाहर निकला। वो सराफिना थी। उसने अपनी आंखें महकी, उसकी बिखरी हुई बालों ने उसे लगभग प्यारा बना दिया था। अभी तुम जाग गए। मेरा सिर धीमी गर्जना के साथ दर्द कर रहा था। मैं यहाँ क्यों हूँ? सराफिना मुस्कुराई, एक मासूमियत भरी मुस्कान जो धोखे में डालने वाली लग रही थी। उसने मेरी बाईं तरफ दीवार की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें कारण जानना नहीं है? बस देखो और समझ जाओगे। मैंने अपना सिर घुमाया और मैं ठिठक गया। वो दीवार पूरी तरह से ढकी हुई थी। मेरी अनगिनत तस्वीरों में, जब मैं मिडिल स्कूल में था, यूनिफॉर्म पहने और मेडल के साथ अजीब सी मुस्कान लिए, तब से लेकर हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर पसीना बहाते हुए, साइडलाइन पर बैठकर पानी पीते हुए, और यहाँ तक कि उस पल तक जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कैप हवा में उछाली थी। कुछ एंगल इतने नेचुरल थे कि मुझे पता भी नहीं था कि वे तस्वीरें खींची गई थीं। मेरी पूरी जवानी यहीं दिख रही थी। सराफिना बिस्तर से ऊँगी सी छा गई थी। सुनो हबीबी, तुम कभी भी बच के नहीं जाओगे। जब मैं 6 साल की थी और तुमने मुझे नदी से बचाया था, तभी से मैं जानती थी कि तुम ही मेरे लिए हो। तुम्हें फिर से ढूंढने में कितना झंझट हुआ, और शादी के लिए फंसाने में तो और भी। वह मुड़ी, उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। 8 पैक वाला लड़का जैसे तुम सिर्फ मेरा ही हो सकता है। उसकी आवाज़ बहुत ही नरम थी। उसने रिमोट उठाया और एक बटन दबाया। दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर वो रात दिख रही थी जब हमने अपनी शादी रजिस्टर कराई थी। मैंने खुद को देखा। वो एक गिलास दूध पी रही थी और नींद में खो रही थी। तभी सराफिना ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और अंदर आई। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। शर्म और गुस्से की लहर ने मुझे हिला दिया। पता चला मेरी यादें खोई नहीं थीं, उन्हें चुरा लिया गया था। सराफिना ने स्क्रीन बंद की। उसकी आवाज़ में मजाक था। कॉन्ट्रैक्ट फर्जी था, लेकिन शादी का सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। वो कमर दर्द और हर सुबह कमज़ोर घुटने, उनका उस करोड़ों वाली गद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरी वजह से है। वो मेरी तरफ आई, झुककर कान में धीरे से बोली, ओह, और वैसे मुझे दूध पीकर सोना पसंद नहीं है। वो तो हमेशा तुम्हारे लिए बनाया जाता था। मैं उसे देखता रहा। गला ऐसा सूजा हुआ था जैसे रुई भरा हो। एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फिर उसने अचानक आ भरी। आवाज़ में दर्द सा था। पर अब हमारी एक बच्ची है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, फिर भी तुम मुझसे इतने ठंडे क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि इससे मुझे कितना दुख होता है? मुझे लगा था वक्त के साथ तुम मुझसे लगाव महसूस करने लगोगे, लेकिन फिर भी तुम तलाक की जिद कर रही है। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ कह न सका। उसका मुंह मोड़े हुए दुखी चेहरा देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उतना गुस्सा नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था। शायद ये 3 साल साथ रहने का असर था। शायद ये गर्मियों के लिए एक अटूट रिश्ता था। या शायद मैं इस औरत के लिए बहुत पहले ही गिर चुका था। मैंने सामने खड़ी उस औरत को देखा, अमीर, खूबसूरत और मेरी परी जैसी बेटी की माँ। फिर मैं क्यों भाग रहा था? सिर पर खच्चर की ठोकर खाने वाला ही तो भागता है। यह सही तरीका था आराम से लेट जाना और इस अद्भुत सौभाग्य का आनंद लेना। नहीं, रुकिए।
अगली बार मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। इसे ही तो कहते हैं सिर ऊंचा रखना। जैसे ही मैंने सच्चाई स्वीकार की, गर्मी के प्रति मेरा प्यार, जो 3 साल से एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह दबा हुआ था, पूरी तरह फूट पड़ा। पहले मैं उसे सिर्फ इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो प्यारी थी। अब ये मेरी अपनी बेटी थी। मैंने उसके कोमल छोटे शरीर को गोद में उठाया और उसे खूब चूमा। स्मैक 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 स्मैक। मैं लगभग उसे पूरी तरह से ढक बैठा था। उसका चेहरा आज से भीगा हुआ था और मेरा दिल खुशी से उड़ रहा था। पता चला मैं हमेशा से ही एक पिता था। ये एहसास बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अगले दिन साराफिना ऑफिस से लौटी बिल्कुल आराम से दिख रही थी। कल हमारे माता पिता डिनर का आयोजन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। अच्छा अच्छा, ये हमारी ससुराल वालों से पहली असली मुलाकात होगी, असली जोड़े के तौर पर। पहले तो ये बस एक खेल था, अब बात असली हो गई थी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। और ये वक्त भी था कि हम अपने माता पिता से मिलें। अगले दिन हम दोनों हाथ भर सामान लेकर गए। गिफ्ट लेकर सराफिना के माता पिता के घर पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, चारों माता पिता एकदम आगे बढ़े। उनका निशाना बस एक था, समर, जो मेरी बाहों में थी। ओह मेरी प्यारी पोती, दादी तुझे पकड़ना चाहती है, हटो यहाँ से, मैं पहले आई हूँ। इस हंगामे को देखते हुए मैंने तुरंत चिल्लाया, माँ पापा सब लोग संभल के, गिरो मत, मेरी कीमती बेटी को मत गिराओ। हौजे से ठंडी पड़ गई। सबकी निगाहें मेरे ऊपर टिक गईं, जैसे मैं कोई मूर्ख हूँ। सब लोग, तुम्हारे पास अब एक पोती है, हैरान हो? मैंने जीत की मुस्कान के साथ पूछा। मेरे पिता का चौंक गया चेहरा तुरंत ही गायब हो गया। उसकी जगह साफ नफरत आ गई। उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और ठिठोली की। मैं समझा था तुम कुछ जरूरी कहने वाले हो। मुझे तो 2 साल से पता है। अविश्वास से मैं साराफिना की तरफ देखने लगा। वो शर्मिंदगी से पीछे हट गई, मस्ती में जीभ बाहर निकालते हुए। तब मुझे समझ आया, इस पूरे परिवार में मैं ही अकेला था जिसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मेरी पूछताछ में साराफिना, आखिरकार उसने सब कुछ कबूला। पता चला कि देश लौटते ही उसने सबसे पहले बच्चे को चारों माता पिता से मिलवाया। उसने एकदम ड्रामेटिक और इमोशनल एक्टिंग की। उसने उन्हें बताया कि मैं बच्चे नहीं चाहता था, इसलिए उसे मुझसे गलती करवाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। और उसने उनसे गुहार लगाई कि ये बात बिल्कुल छुपा कर रखो, ताकि वे उसकी मदद कर सकें मुझे मनाने में। मेरी माँ ने तुरंत कहा, बेटा देखो, हमने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। बस इतनी बात है कि जवान होते हुए तुम इतनी लापरवाह नहीं बन सकते। मेरे ससुर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ, बस तुम्हें सही राह दिखाना चाहते थे। मुझे अचानक एक बात समझ में आई। पिछले 2 सालों से जब भी वे समर से मिलने आते और मुझे समझाते कि जवान लोग बिना बच्चों के नहीं रह सकते, तो वे मुझ पर बच्चे पैदा करने का दबाव नहीं बना रहे थे। वे मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने से भागने के लिए डांट रहे थे। जो बच्चा पैदा करने का दबाव मुझे लग रहा था, वो असल में मेरे अपने माता पिता की ओर से एक नैतिक निंदा थी। ससुराल वाले, मैं समझ नहीं पा रही थी कि हंसूं या रोऊं। मैं इस अन्याय को बहुत लंबे समय से झेल रही थी। जब सच सामने आया तो खाने की मेज पर माहौल अजीब तरह से शांतिपूर्ण हो गया। थोड़ा डरावना भी था। समर 4 वयस्कों के बीच एक छोटे से शुभंकर की तरह घिरी हुई थी। उसका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पूरी तरह से अपनी हिफाजत छोड़ दी। साराफिना की थाली में एक रिब और डाल दी और ससुर के लिए एक और गिलास भर दिया। पहले मैं बस दिखावा कर रही थी, अब मैं असली और नेक दामाद और समर्पित पति बन गई थी। 3 घूंट पीते ही सराफिना के पापा ने खुश होकर एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने अचानक कुछ ऐसा कह दिया कि सब चौंक गए। ट्रिस्टन, सराफिना, सुनो, समर बड़ी हो रही है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि उसे भाई बहन दिया जाए? वरना वो अकेली ही बड़ी हो जाएगी। मेरे और सराफिना के मुंह में चावल ऐसे थे जैसे दोनों एक साथ बाहर फेंकने वाले हों। हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, चेहरे पर पूरी नाराजगी और असहायपन। पापा, मुझे तो आज ही पता चला कि मेरी एक जैविक बेटी है और आप पहले से ही मांग कर रहे हैं। दूसरा वाला, ये मुद्दा अपने वक्त से बहुत आगे है। हमने जल्दी जल्दी इस बात पर से ध्यान भटकाने की कोशिश की, सवाल से बचने की पूरी कोशिश की। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैंने दरवाजे पर डेडबोल्ट लगा दिया और साराफिन को दीवार से टिकाकर खड़ा कर दिया। मैंने टीवी के दबंग नायक की तरह उसका थोड़ी जोर से ऊपर उठाई। क्या तुम ये सब शुरू से ही प्लान कर रही थी? मेरे समर को स्वीकार करने का इंतजार कर रही थी ताकि तुरंत दूसरे बच्चे की योजना शुरू कर सको? मुझे पूरा वक्त दूध पिलाने वाले पापा की तरह व्यस्त रखो, बिना किसी पल के आराम के। आराम करने के बजाय सराफिना उल्टा कर गई। उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन में लपेट लीं। वो मस्ती में जीभ निकाल के मुझे एक मुलायम चुंबन दिया। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। तो पति जी क्या चाहते हैं? उस शब्द पति जी ने मेरा पूरा शरीर झकझोर दिया। अब इस बूढ़ी औरत को सच का सामना करना होगा। अचानक मुझे एहसास हुआ। उसके गले की और कान में फुसफुसाया, दूसरे बच्चे का बाद में सोचेंगे, लेकिन आज से कोई दखल अंदाजी नहीं। तुम्हें खुद देखना होगा कि जब डिफेंस टावर पूरी तरह गर्म हो जाता है तो नुकसान कितना होता है। अब से कंट्रोल मेरा ही होगा। ये सिर्फ जंग का ऐलान नहीं था, बल्कि हमारे भविष्य की घोषणा थी। सालों बाद एक गांव के होमस्टे रिजॉर्ट में चारों माता पिता माजांग टेबल के चारों ओर जमा थे
और जोर शोर से खेल रहे थे। सराफिना बिल्ली की तरह थी जो अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। आलस से मेरी बाहों में धूप सेक रही थी। मैं धीरे धीरे उसके लंबे बालों को एक एक इंच सहला रहा था, एक आरामदायक खामोशी में। दो नहीं, चार सीनियर्स की शिकायतें मेज से आती हुई सुनाई दे रही थीं। अरे यार, ये तो बुजुर्ग शादीशुदा जोड़े हैं और अभी भी इतने चिपकू हैं। इन बच्चों को देखो, बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। उनकी आवाज़ में ताना था, पर उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। साराफिना ने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। मेरी धड़कन सुन रही थी और अचानक उसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ ऊपर की ओर देखने लगी। अभी? क्या तुम अभी भी? तुम तलाक चाहती हो? मैं हंसा और उसका माथा चूमने के लिए झुका। इतनी खूबसूरत पत्नी और इतना कीमती बेटी हो तो तलाक के बारे में सोचना भी नींद में चलने जैसा होगा। बेटी अपने बाप के बिना नहीं रह सकती और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर साराफिना मुस्कुराई। उसकी आंखें उस छोटी लोमड़ी जैसी मुड़ी जो अभी अभी चीनी चुरा आई हो। मैं भी मुस्कुराया। तभी समर एक छोटी परी की तरह दौड़ती हुई आई, हाथ में एक कांच का जार पकड़ाए। डैडी, मामी, दादी, दादा, सब लोग देखो। मेरे पास क्या है? साराफिना ने सिर झुकाया, अपनी बेटी के गाल को चुटकी में लिया। ओह! समर ने क्या पकड़ा? क्या ये एक जुगनू है? समर ने सिर हिलाया। उसकी बड़ी गोल आंखें चमक रही थीं जब उसने मुझे देखा, फिर अपनी माँ को। उसने एक जार खोला। उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि सूखे 4 पत्ती वाले तख्तिये थे, जो हल्की गुलाबी रिबन से बंधे थे। उसने जार हमारी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज़ मीठी और सच्ची थी। ये मेरी लकी विश है। मैंने दुआ की है कि मम्मी पापा हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, कभी लड़ाई न करें और हमारा पूरा परिवार हमेशा हमेशा साथ रहेगा। मेरा दिल पिघल गया। मैंने माँ और बेटी दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। सराफिना के बालों की नरम खुशबू और गर्मियों की धूप को सांस में भरते हुए सराफिना ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और ऊपर देखा। उसकी आंखों में प्यार था, एक छिपा हुआ पछतावा था और बेजोड़ खुशी थी। मैं झुका, उसके सिर पर प्यार से चुंबन किया और अपनी बेटी साफ आंखों में देखा। मुझे पता था कि वे 3 साल की धोखाधड़ी अब मायने नहीं रखते। जिंदगी ने मुझे एक शानदार पत्नी दी है, एक परफेक्ट परिवार और एक सच्चा प्यार जिसे कोई करारनामा बांधने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने समर को अपने गोद में उठा लिया और सराफिना से इतना ही कहा कि वो सुन सके, मुझे तिप्तियों की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। वो खिल उठी, उसकी मुस्कान सूरज जैसी दमकती हुई। और मुझे पता था कि इस पल से हम सिर्फ करार वाले साथी नहीं, बल्कि एक असली परिवार थे जो अपनी ज़िंदगी के सबसे प्यारे और खुशहाल पन्ने लिख रहे थे।